वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईआईबी। 12 सितंबर की नीट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वी आर इन अ डायलेमा कि बेसिकली किस पॉइंट्स को बेसिकली फोकस किया जाए या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो आने वाले जो डेज है उसमें फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज किस किस पॉइंट पे एम्फेसिस किया जाए, किस किस पॉइंट पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये सारी बातें ये आने वाले 30 मिनट में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन आपके सामने रहे ताकि ये 30 मिनट का वीडियो आने वाले कुछ दिन के लिए अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली 12 सितंबर का जो नीट है उसमें आप वो गलती नहीं करेंगे जो बाकी विद्यार्थी करते हैं और आप ये क्लियर रहेंगे कि इन दिनों में अपने को कौन से पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। हेलो आईआईबी के फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एग्जाम पास में आ रही है, नीट एग्जाम की घड़ी पास में आ रही है और तुम्हारी मेहनत बढ़ रही होगी। तुम लोग और ज्यादा इफेक्टिवली मेहनत कर रहे होंगे और तुम्हारा स्कोर धीरे 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 इंप्रूव होता होगा। लेकिन फिजिक्स में अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करें? फिजिक्स में ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जिसे हम लोग बार बार रिवाइज करें और जिससे हमारा स्कोर फिजिक्स में और थोड़ा बढ़ेगा? इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और एसएचएम और वेव्स इस सेक्शन को अगर तुम लोग देखो तो एसएचएम वेव्स में जब इक्वेशन ऑफ पार्टिकल जब तुम लोग लिखते हो तो इक्वेशन ऑफ पार्टिकल लिखते वक्त तुमको ये देखना है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है, पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या है। दो पार्टिकल का अगर तुम लोग प्रॉपरली इनिशियल फेज कैलकुलेट कर सकते हो ना तो तुम लोग उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन के बाद में उस पार्टिकल की पोजीशन भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पे किस पोजीशन पे था। बहुत बार इक्वेशन लिखने के लिए आता है, मतलब एक सर्कुलर डायग्राम दी जाती है, उस पार्टिकल ने कितना एंगल किया हुआ है वो लिखा जाता है। तुम्हें ऐसा बोला जाएगा कि पार्टिकल का इक्वेशन लिखो, ऑसिलेशन अगर वो कर रहा होगा, मतलब ये क्वेश्चन रिलेटेड है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग डायमीटर। तो पार्टिकल का इनिशियल एंगल कितना है वो प्रॉपरली कैलकुलेट करो एंड उसको पहले साइन के फॉर्म में लिखो। साइन के फॉर्म में लिखने की वजह से क्या होगा, तुम लोगों के पास आराम से डिफरेंट फेज आ जाएगा। अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले ये चेक करो कि स्प्रिंग पेंडुलम का लिख रहे हो कि सिंपल पेंडुलम का लिख रहे हो। स्प्रिंग पेंडुलम का लिखोगे तो 2 पाई स्क्वायर रूट m/k है और वहां पे तुम्हें फिर मास इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी मास के ऊपर दूसरा मास अगर अटैच होता है तो टोटल मास तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पे चेक करना। पेंडुलम के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो एंगल विथ वर्टिकल लिया गया है हम लोगों ने थीटा। बहुत बार प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया जाता है। और पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t = 2 पाई स्क्वायर रूट l/g, जिसमें g जो है वो g इफेक्टिव है, तो वो g इफेक्टिव का वैल्यू वहां पे कैलकुलेट करना। वेव्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो वेव्स के बारे में सबसे पहले वेव का वेव इक्वेशन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, चेक कर लेना। रिफ्लेक्ट अगर हुई है वेव तो कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, डेंसर मीडियम से हुई है, रेयरर मीडियम से हुई है, ये देख लेना। तो इसकी वजह से तुम लोग वेव का, इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन प्रॉपरली लिख सकते हैं। स्टेशनरी वेव का वेव इक्वेशन में साइन के टर्म में अंदर क्या है और कॉस के टर्म में अंदर क्या है, इसको चेक कर लेना। इसकी वजह से तुम लोग पर्टिकुलर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग से कैलकुलेट कर पाओगे और उसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड अलग से कैलकुलेट कर पाओगे। बीट्स का अगर तुम लोग सेक्शन देखो तो ये चेक करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है और कौन सी फ्रीक्वेंसी छोटी हमें लॉजिक से डिसाइड करना होता है। तो बीट्स में ये चेक करना। डॉपलर इफेक्ट जब तुम लोग अप्लाई करोगे, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला जब तुम लोग अप्लाई करोगे तो डॉपलर इफेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशंस। और साइन कन्वेंशंस के लिए तुम्हें पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड मार्क करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो कैलकुलेशन है उसमें जो साइन कन्वेंशंस तुम लोग यूज करते हैं वो साइन कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है, उसको केयरफुली रखना है। डॉपलर इफेक्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स देखो तो वेवलेंथ कब चेंज होगी, सोर्स पास में आ रहा है कि ऑब्जर्वर पास में आ रहा है, किसका इफेक्ट वेवलेंथ पे गिरता है, ये भी प्रॉपरली चेक करना है। और हीट सेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हीट सेक्शन का प्रिपरेशन मैं थर्मोडायनामिक्स से शुरू करूंगा। वहां पे मैं ये देखूंगा कि अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ एक्सपांशन में निकाल रहा हूं कि कंप्रेशन का वर्क में निकाल रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग है। एक्सपांशन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन हम लोग वर्क निगेटिव ले लेते हैं। उसी के बाद में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज साइकिल अगर फिजिक्स में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल फिजिक्स में निगेटिव ली जाती है एंड क्लॉकवाइज साइकिल अगर हम लोग देखेंगे तो क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। उसी के साथ हीट इंजन
और रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट है। मतलब इफिशिएंसी कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, कौन से दो टेम्परेचर के बीच में हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, रेडिएशन को अगर हम लोग देखेंगे तो रेडिएशन में कैसा है ग्राफ, उसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लैम्डा एम इंटू टी में लैम्डा एम क्या है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन है, उसका कैलकुलेशन आएगा। और वो जो वेन्स कांस्टेंट है ना बी, उसकी वैल्यू अच्छे से चेक कर लेना, उसका यूनिट भी अच्छे से चेक कर लेना। अगर थर्मल एक्सपांशन के बारे में हम लोग बात करें तो थर्मल एक्सपांशन के बहुत सारे केसेस बनते हैं। थर्मल स्ट्रेस का केस बनता है, थर्मल स्ट्रेस की वजह से पेंडुलम में कैसा चेंज होता है उसका केस बनता है ना। अमाउंट ऑफ टाइम गेन, अमाउंट ऑफ टाइम लूज इन वन पर्टिकुलर डे, उसका एक केस बनता है। इन सभी केसेस को अच्छे से देख लो। उसी के साथ हीट ट्रांसफर में अगर हम लोग बात करें तो हीट ट्रांसफर में हम लोग जंक्शन टेम्परेचर पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसका मतलब दो रॉड है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते तो हम लोग जंक्शन टेम्परेचर फाइंड आउट करते। देखो तो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस कैसा लेते हैं, हायर माइनस लोअर, वैसे ही हायर माइनस लोअर, ये टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं। इन सभी पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को अगर तुम लोग रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सेक्शन परफेक्ट होगा। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स बट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। इसको अच्छे से कवर अप करें और हमारी टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। उतने टेस्ट पेपर्स में से जो भी क्वेश्चंस है अगर उतने कवर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। अभी आगे हमारे कुछ फिजिक्स की जो टीम है, हमारे जो कलीग्स हैं, वो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पॉइंट्स बताएंगे डिफरेंट सेक्शन से, उन्हें भी अच्छे से सुन लेना। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में हम कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम हम फेस करते हैं साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन में बेटा प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिधर से लाइट इंस्ट्रूमेंट पे पड़ रही है उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे और जिधर से लाइट जाना चाह रही है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन का जो आपका जो एरर होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यू टू बड़ा होगा या म्यू वन बड़ा होगा, कहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा आप हमेशा ये याद रखना कि हम साइन जो स्नेल्स लॉ है उसको हम लिखेंगे म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एंगल साइन के साथ उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू जिसमें लाइट गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ का कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। तीसरा आपका पॉइंट है कि आपका एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो हमारा है, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है, उसमें आप लिखते हो म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू टी, कभी कभार म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू टी भी लिखते हो। तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है कैसे पता चलेगा। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमेशा याद रखो बेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जेक्ट इनटू थिकनेस। यानी जहां ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे जहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां से इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम ये लिख सकते हैं ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जेक्ट इनटू थिकनेस। नेक्स्ट हम बेटा बात करेंगे आपका प्रिज्म की। प्रिज्म में क्या हमारा कंफ्यूजन रहता है कि जब हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखें। तो आप ये याद रखना कि प्रिज्म का जो एंगल अगर 10 डिग्री से आपका कम है तो हम उसमें जो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा आपका पावर ऑफ लेंसेज की या पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम बोले यहाँ पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा आप हमेशा ये याद रखना कि जो कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है वो पॉजिटिव होगा और जो डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। उसकी पावर निगेटिव होगी डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट की और कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट की पावर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट बेटा आपको कंफ्यूजन रहता है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारा इमेज कहाँ बनना है लास्ट। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि इमेज या तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे बनेगा या मिनिमम डिस्टेंस पे बनेगा। तो जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो हमारा इनफाइनाइट पे बनेगा, और जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो फाइनल इमेज कितने पे बनेगा 25 सेंटीमीटर डेट इज डी पे बनेगा। समझ में आया बच्चा। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में जब भी हम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिखते हैं डी लैम्डा बाई डी, वहां पे लैम्डा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैम्डा आपका हमेशा वहां पे रखना है जिस मीडियम में आपका वेव जा रहा है। तो जिस मीडियम में जा रहा है लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन म्यू, हम इस तरीके से इसको देखेंगे।
ना अब बात करते हैं बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे तो हमें वहां पे देखना होगा स्ट्रेस स्टेट डायग्राम किसके लिए बेटा, ब्रिटल मटेरियल के लिए और डक्टाइल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपसे सरफेस टेंशन बेटा कैसे निकालेंगे। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा कि कहाँ पे आपका मेनिस्कस कॉनकेव बनेगा, कहाँ पे आपका मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनेगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें कैपिलरी ट्यूब की, तो कैपिलरी ट्यूब में क्या है बेटा कि हमें जो क्वेश्चंस कंफ्यूजन होता है कि जब हमें कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट का दिया होता है तो हम उसमें क्या करेंगे। तो जब इनसफिशिएंट हाइट का दिया हो तो आप हमेशा याद रखना उसमें पानी बाहर नहीं निकलेगा, जो मेनिस्कस है वो अपना रेडियस चेंज करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस तरीके से इस टॉपिक्स के अगर आपको कवर करोगे तो आपका नीट का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। अब बात हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन का। ये सेक्शन सबसे इजीएस्ट सेक्शन है फिजिक्स का और इसमें स्कोर करना सबसे आसान होता है। लास्ट ईयर का अगर पेपर को एनालाइज किया जाए तो 9 to 10 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं, वो भी बहुत ही आसान। अगर मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर्स की बात करें तो टोटल हम लोग 6 चैप्टर इसमें डिस्कस करते हैं। पहला बेटा बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सेकंड बात करते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर का, और थर्ड बात करते हैं बेटा इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एंड फोर्थ वन बेटा आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड फिफ्थ वन है बेटा आपका सेमीकंडक्टर, एंड सिक्स वन है बेटा EMW। अगर एक एक चैप्टर को हम लोग एनालाइज करें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसमें बेटा अगर देखोगे तो एक ही इक्वेशन है जो कि आपको सबसे ज़्यादा यूज करना होता है, जिसमें आपको SC/λ = 5 + kmax होता है। इसमें हर बार क्या किया जाता है कि लेमडा अलग अलग दिया जाता है और काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है, या काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन देकर आपसे वेवलेंथ पूछा जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगा वो होना चाहिए बेटा तुम्हारा कम होना चाहिए जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है, ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड वोल्टेज होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फोटो करंट पे, इसको ध्यान रखना है, और जो ग्राफ बनते हैं उस पर भी तुमको मतलब ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा सेकेंड चैप्टर का डुअल नेचर का, तो इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला है जिससे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हो, λ = h/p। अब ये मोमेंटम बेटा अलग अलग हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो √2m के होता है। इससे अच्छा है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है उसको ऐसे याद करके रखो कि h/√2m ही होता है, जहाँ पर E जो होता है बेटा एनर्जी होता है। अब एनर्जी जिसके पास भी होगा उसको यूज करना है। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी होगा तो ½ mv² यूज करोगे एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड किया गया है, उसको वोल्टेज अप्लाई करके एक्सेलरेट किया गया है, तो वहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है बेटा Q × V हो जाता है। यार जब आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस पूछा गया है तो गैस का जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT, उसको यूज करना है। और यहाँ एक बात ध्यान देना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा बेटा यहाँ पर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और कभी कभी इस चैप्टर से ग्राफ भी पूछ लेते हैं, वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और बेटा जब बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो ये एकदम कॉमन है अपने केमिस्ट्री वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसमें जो पहला टॉपिक है जिससे सवाल आने के चांसेस होते हैं वो है रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें बस एक ही बात ध्यान रखना है बेटा कि जो स्कैटरिंग एंगल पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो डेविएटेड होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है sin⁴ θ/2 पर। इस फॉर्मूले से सवाल आ सकते हैं या इसके ग्राफ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप बोर्स मॉडल में आ जाओ। बोर्स मॉडल में अगर देखो तो बेटा दो टाइप के सवाल आते हैं, एक तो जो ऑर्बिटल नंबर पे रेडियस डिपेंड करता है या तुम्हारा वेलोसिटी डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। इस डिपेंडेंसी को ध्यान में रखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है कि n होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू nq होता है। और इस सेक्शन से जब भी सवाल आता है ज्यादातर रेशियो वाले आते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन का बात करें बोर्स मॉडल का तो यहाँ पर बात होता है बेटा वेवलेंथ का और एनर्जी का। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कोई एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या कहीं से कूद के इधर आ रहा है तो क्या वेवलेंथ रेडिएट होगा और क्या एनर्जी उसमें रेडिएशन होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है बेटा 1/λ = rz², 1/n1² - 1/n2²। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। और जो वेवलेंथ आएगा उसके अकॉर्डिंग लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासियन सीरीज में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, विजिबल करेगा कि इंफ्रारेड करेगा कि अल्ट्रावायलेट करेगा, ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि उसमें ग्राफ पूछ लेते हैं कि वेरिएशन कैसा होगा, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप वेरिएशन भी इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर का बात करें बेटा अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का तो इसको भी दो सेक्शन में डिवाइड करो।
पहला जो सेक्शन है ज्यादातर वो पूछते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि रेडियस के बारे में। तो जो रेडियस का फॉर्मूला है बेटा वो है R = R0 a⁴ अब अगर रेडियस पता है और हमको शेप भी पता है न्यूक्लियस का, तो कभी कभी वो क्या कर लेते हैं बेटा कि वॉल्यूम पूछ लेते हैं या सरफेस एरिया पूछ लेते हैं और उसका डिपेंडेंसी ऑफ मास नंबर पूछ लेते हैं, या कभी कभी वो लॉग ले लेते हैं बोथ साइड और उसका ग्राफ पूछ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कोई सवाल नहीं बनता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है बेटा हर एक एटम के लिए सेम होता है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है बेटा तुम्हारा मास नंबर होता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन की बात करें बेटा तो यहाँ पर एनर्जी की बात होती है और तुम्हारा क्या बेटा रेडियो एक्टिविटी की बात होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर के लिए जब भी हम बात करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी को देखकर बेटा हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को पता करते हैं। और दूसरा बेटा जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें बेटा अल्फा बीटा गामा डीके और जो उसके रेडियस जो एक्टिविटी के फॉर्मूले हैं और जो अनडिकेड और डिकेड के फॉर्मूले हैं n = n0 t⁻⁻ लैम्डा टी और t½ का जो कॉन्सेप्ट है इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर को बात करते हैं बेटा, तो इसको भी 5 सेक्शन में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लो। पहला सेक्शन है बेटा कि करंट इन ए सेमीकंडक्टर, जो कि एकदम कंडक्टर के फॉर्मूले जैसे ही होते हैं। बस ध्यान रखना है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण करंट आता है, बट सेमीकंडक्टर में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल दोनों के कारण आता है। अगर पी टाइप एन टाइप का बात करें तो आप जरूर देखें कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है और माइनॉरिटी कैरियर कौन है। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा तुम्हारा मोबिलिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इस रिलेशन को याद रखें क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे सवाल आ चुके हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आता है वो आता है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन का वर्किंग और वो कैसे डायोड में कन्वर्ट होता है इसको ध्यान रखना है। उसके बाद डायोड को देखना है बेटा कि वो फॉरवर्ड बेस होगा तो कैसे बिहेव करेगा एंड रिवर्स बेस होगा तो कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद जो सर्किट में हम डायोड की यूज करते हैं तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है और उसको कैसे रखना है, ये चीज़ें आप फॉरवर्ड बेस एंड रिवर्स बेस से पता कर सकते हो। उसके बाद बेटा थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डायोड से भी सवाल आते रहते हैं, सोलर सेल या फोटो सेल या एलईडी से सवाल आते हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। और इसमें एक और ध्यान रखना कि बेटा अगर रेक्टिफायर का उन्होंने पूछा है तो रेक्टिफायर में आपको 2 ही चीज़ पूछा जाता है, या तो इफिशिएंसी पूछेंगे या तो आउटपुट वेवफॉर्म का वो फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा आप ट्रांजिस्टर करो, ट्रांजिस्टर में आपको करंट गेन वोल्टेज गेन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना होगा। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर में जो अल्फा बीटा गामा है उसको तुमको क्या करना है बेटा ध्यान रखना है, उसके रिलेशन को ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है हर साल जिससे सवाल आता है वो है बेटा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का सवाल हमेशा आसान आता है, वो 10 सेकंड का ही होता है, लेकिन उसको ध्यान से तुमको देख लेना है कि और गेट में कैसे बिहेव होता है, एंड गेट कैसे होता है, इस सेक्शन को ढंग से कर ले। और लास्ट वन जो है बेटा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर देखो तो 2 ही सेक्शन से सवाल बार बार आते हैं, या तो बेटा वो रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी c = E/b और उसका डायरेक्शन, ठीक है ना बेटा, जो c = E×b होता है, इसी से सवाल आते हैं, या तो एनर्जी से सवाल आएगा। एनर्जी से सवाल आएगा तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वो एनर्जी किसका पूछे। कभी कभी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी पूछते हैं, कभी कभी सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी पूछते हैं और कभी कभी कंबाइंड का एनर्जी पूछते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पूछे हैं कि दोनों का कंबाइंड पूछे हैं। और डायरेक्शन वाले सवाल यहाँ आता है बेटा, आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारे सेक्शन जो है बेटा एकदम ईजीएस्ट सेक्शन है, आपको बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, और जो हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो इस सेक्शन को आप बहुत ही ठीक से करो और इसके फॉर्मूले को ढंग से मेमोराइज करो और उसके एप्लीकेशन को ध्यान में रखो। सबसे आसान सवाल इसी सेक्शन से आते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट को। इलेक्ट्रोस्टैटिक को बेटा हमने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। जैसे पहला पॉइंट चार्ज पे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोग अप्लाई करते हो कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करते हो, और दूसरा आता है बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कन्फ्यूजन का पॉइंट कहाँ आता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली फॉर्मूला। वहाँ पे चार्ज 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक लेंथ के अलॉन्ग, एक सरफेस के अलॉन्ग और एक वॉल्यूम के अलॉन्ग। जब लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज़ करेंगे। कई बार हम कंफ्यूज होकर वहाँ सिग्मा यूज़ कर देते हैं, हमको क्लियर नहीं होता है। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? हम लोग सिग्मा यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूज़ करेंगे। क्लियर है ना? इसके बाद जो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन वाले सेगमेंट में।
कोई भी चार्ज फील्ड में मूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका हमको ध्यान रखना है। और मैकेनिक्स में जो आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। ये जो फॉर्मूले हैं इन पे आपको ध्यान देना है, वही फॉर्मूले एग्जैक्टली यहाँ भी अप्लाई होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो मूवमेंट वाला चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है इज इक्वल टू -dV/dr। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पे हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है या पोटेंशियल पूछा गया है, डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मैग्नेटिक वाले चैप्टर पे। मैग्नेटिज्म में आप लोगों को एम्पियर लॉ और गॉस लॉ जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, इससे पहले दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए दोनों को मैं साथ बताता हूँ आपको। गॉस लॉ एम्पियर लॉ में जो भी आप लूप लेते हो, गॉस लॉ में आप क्या लेते हो, गॉसियन सरफेस, और एम्पियर लॉ में आप क्या लेते हो, एम्पीरियन लूप। कई बार हमको सवाल में इनके बाहर भी करंट या चार्ज गिवन रहता है, तो हमको बाहर वालों को इंक्लूड नहीं करना है, हमको लूप के अंदर जो चार्ज गिवन है वो ही इंक्लूड करने हैं गॉस लॉ लिखते वक्त। और एम्पियर लॉ लिखते वक्त जो एम्पीरियन लूप के अंदर से करंट फ्लो कर रही है, हमें सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करना है अपने फॉर्मूले में। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे एक मूविंग चार्ज पे। चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम लोग जो अपना राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं उसमें भी आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है या नेगेटिव चार्ज, उस हिसाब से आपको डायरेक्शन अप्लाई करनी है। क्लियर है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये याद है तो कंप्लीट चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा। क्या फॉर्मूला है वो, BA cos थीटा। और हमसे पूछा क्या जाता है बार बार EMI में, हमसे पूछा जाता है हमको इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट करना है। अब EMF क्या होता है, d∅dt, और फाई क्या होता है, BA cos थीटा। इसका मतलब EMF कब आएगा, या तो B चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, या फिर क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। क्लियर है ना। इसी के बेस, इन्हीं तीनों प्रॉब्लम पे बेस्ड ये कंप्लीट चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है ना बेटा। उसके बाद आपका आता है इसमें टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसके लिए आपको लेंज लॉ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो लेंज लॉ का जो बेसिक है वो आप जरूर देखें। लेंज लॉ पे बेस्ड ही प्रॉब्लम्स पे आपको डायरेक्शन का प्रॉब्लम आता है कि EMF पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। क्लियर है ना। वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर हम आते हैं अपने सेगमेंट पे इसमें अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो जो सर्किट आपके पास आते हैं, क्लियर है ना, वो सर्किट के जो फॉर्मूले आपके लास्ट में कंक्लूजन आते हैं, फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है ना। फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम ही नीट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, VRMS, IRMS या पीक वैल्यू। आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है, मानिए आपको गिवन है 240 वोल्ट। अब हमको ये नहीं समझ में आता कि ये पीक वैल्यू है कि ये RMS वैल्यू है। क्लियर है ना। डायरेक्टली आपको जो वैल्यू गिवन रहती है बेटा वो RMS वैल्यू रहती है। क्लियर है ना। अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है तो वहां पे आपको जो वैल्यू गिवन रहती है वो पीक वैल्यू रहती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इनका कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है VRMS = Vm/√2, IRMS = Im/√2, ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। क्लियर है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पावर और पावर फैक्टर। ठीक है ना। जब आप पावर की बात करते हैं तो पावर में आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए। देखिए आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, उसमें पीक वैल्यू का फॉर्मूला भी रहता है, RMS का भी रहता है। आप एक ही याद रखिए, VRMS, IRMS, cos phi। क्लियर है ना। क्या याद रखना है, VRMS, IRMS, cos phi। जब हमें जरूरत पड़ेगी पीक वैल्यू की तो मैं VRMS को कन्वर्ट कर लूंगा। क्लियर ना। cos phi क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर, और इसका फॉर्मूला आप अलग से याद रखिए। ठीक है ना। cos phi क्या हो गया, R/Z। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो आप इजिली अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी गई है, इस टेस्ट सीरीज में जो भी प्रॉब्लम्स है, टेस्ट देने के बाद उसको जरूर सॉल्व करें, उसमें जो डाउट है उसको मार्क करें। जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा तो आपको यही मार्क किए हुए प्रॉब्लम्स को फिर से रिव्यू करके जाना है। ओके बेटा। हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स सेगमेंट की, और इसमें चैप्टर वाइज बात करते हैं हम लोग, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें बेटा हमको सीधी सीधी बात याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत बेसिक है, पूरे चैप्टर में रन होता है। मीन्स
we can add or subtract only identical physical quantities. And in an equation, dimensions of all the terms must be identical. दूसरा सेगमेंट आता है एरर्स का, उसमें सीधी सीधी बात है, थोड़ा सा अलर्ट होना है. एरर हमारे पास लेस देन 10% है या ग्रेटर देन 10% है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. कभी कभी 10% से ज़्यादा भी दिया रहता है तो उसका अलग अप्रोच होता है. ठीक है. इसके बाद बेटा हम बात करते हैं स्केलर्स वेक्टर्स की. इसमें वेक्टर का एडिशन, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड मीन्स पॉलीगन लॉ, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है. इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डायरेक्शन से रिलेटेड हमको अलर्ट रहना है. इसके बाद फिर बेटा बात करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स की. काइनेमेटिक्स थोड़ा सा मतलब बड़ा सा टॉपिक है लेकिन बहुत प्यारा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये. तो इसमें हम लोग जैसे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, वो थोड़ा हमें अलर्ट रहना है. फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो थोड़ा सा अलर्ट रहना है. उसमें जी के डायरेक्शन को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का. ठीक है. तो वो सारी बातें हैं. इसके बाद हम आते हैं मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल्स की बात करते हैं. उसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं प्रोजेक्टाइल्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा हमें ध्यान देना है. और सबसे महत्वपूर्ण है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चंस आते हैं. इसके बाद बेटा हम बात करते हैं जैसे आपका रिलेटिव वेलोसिटी. इसमें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, रेनमैन प्रॉब्लम है, कंप्लीट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है. रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में जैसे हम लोग थोड़ा सा मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, इस तरीके की बातों को थोड़ा सा केयरफुली लेना है. इसके बाद बात करते हैं हम लोग एनएलएम में. उसमें पूरे एनएलएम में एक फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो थोड़ा सा ध्यान रहना है. सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट करता है. ये थोड़ा सा पॉइंट हमको अलर्ट रहना है. इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर. इसमें बेटा हमें थोड़ा सा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ये थोड़ा सा ध्यान देना है. एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है. इसके बाद हम लोग आते हैं जैसे इम्पल्स मोमेंटम कोलिजन की बात करें, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए बेटा सीधी सी बात थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है. सारे वेलोसिटीज ग्राउंड फ्रेम से लेने होते हैं. कोलिजन में फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन, उस पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है. एंड सेंटर ऑफ मास की बात करें तो उसमें कभी कभी कट बॉडीज की बात करता है, तो उसमें कट बॉडीज का मास नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस करना है. अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हम लोग मास को एरिया से रिप्लेस कर देते हैं, बहुत जल्दी से आंसर निकल के आता है. इसके बाद बात करते हैं हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स. बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें हमें थोड़ा अलर्ट रहना है. बॉडी कैसी है, अगर बॉडी लाइमिनर है तो ये परपेंडिकुलर थ्योरम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर किसी टाइप के बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है. तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना है. एंगुलर मोमेंटम का सेगमेंट आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये. उसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो थोड़ा सा वेक्टर्स हम लेते वक्त हमको अलर्ट रहना है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, आई ओमेगा लिख देते हैं. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो उसमें दोनों का वेक्टर्स हम ले लेंगे हम लोग. तो इस टाइप की बातें थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना है. इसके बाद बेटा हम आते हैं ग्रेविटेशन की बात. लगभग 90% चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता हुआ चलता है, तो वो सारी बातें आप समझते हैं. थोड़ा सा एडिशनल है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, केपलर्स लॉज. मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में E इज इक्वल्स टू माइनस के इक्वल्स टू U/2, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट एप्लीकेशन आते हैं. एंड केपलर्स लॉज, ये तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए, 3 लॉज हैं, तो उस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो बच्चों, जैसा कि टीचर्स ने आपको चैप्टर वाइज गाइड किया है, तो आज से ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप वो चैप्टर पढ़ें, आप उन हाइलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें,
जहां शिक्षकों ने बताया कि विद्यार्थी कहां गलती करते हैं, कम से कम आईआईबी पीसीबी आधार के बच्चे वो गलती नहीं करेंगे और आने वाले पेपर्स को आपको अप टू डेट देते रहना है। कारण ये वादा है आपसे, जब आप 12 सितंबर का पेपर देंगे तब फिजिक्स का पेपर आपको आईआईबी पीसीबी आधार का पेपर ही लगेगा। तो इसलिए मेहनत करते रहिए और शिक्षकों ने जो पॉइंट्स बोले हैं उसके ऊपर ध्यान देते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आईआईबी, थिंक नेट, थिंक आईआईबी।